नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे उष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक है वो कक्षा 11 NCERT की जो पाठ्यपुस्तक है उसके 12वें चैप्टर उष्मागतिकी से हमने लिया है। हमने इस चैप्टर में इससे पहले उष्मागतिकी का 0वां नियम पढ़ लिया है, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लिया है। उसके पश्चात हमने उष्मागतिकी के प्रथम नियम को समझने के लिए कुछ पद जैसे उष्मा के बारे में, आंतरिक ऊर्जा के बारे में और उसके पश्चात हमने उष्मागतिक निकाय द्वारा किए गए कार्य के बारे में पढ़ा है, समझा है। आज इस वीडियो में हम उष्मागतिकी के प्रथम नियम के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब हम बात करते हैं उष्मागतिकी के प्रथम नियम की। तो देखिए, ये जो उष्मागतिकी का प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। हम ये जानते हैं कि ब्रह्मांड की जो कुल ऊर्जा है वो नियत है, अर्थात ऊर्जा संरक्षण का नियम हमें ये कहता है कि ऊर्जा को हम न तो क्रिएट कर सकते हैं न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो उष्मागतिकी का जो पहला नियम है, प्रथम नियम है, वो भी हमें यही बताता है कि किसी उष्मागतिक निकाय को दी गई उष्मा, हम एक निकाय ले रहे हैं जिसे हम उष्मागतिक निकाय कह रहे हैं, तो उस उष्मागतिक निकाय को दी गई उष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर देती है। साथ में शेष जो भाग है उष्मा का वो कार्य में कन्वर्ट हो जाता है। तो किसी उष्मागतिक निकाय को दी गई उष्मा उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर देती है, साथ में उस निकाय के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। तो यह है उष्मागतिकी का प्रथम नियम, जो कि ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। थोड़ा सा मैं जब आपके सामने बोर्ड पर पुट करूंगा तब आपको थोड़ा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इसमें पहला जो महत्वपूर्ण बात है कि ये जो नियम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यह है ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। यह है ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, नियम पर आधारित है। उष्मागतिकी का जो पहला नियम है वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर आधारित है। अब देखो, ये किसके तुल्य होता है कि इस नियम के अनुसार किसी उष्मागतिक निकाय को दी गई उष्मा, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी उष्मागतिक निकाय को, उष्मागतिक निकाय को दी गई उष्मा, कि किसी उष्मागतिक निकाय को दी गई उष्मा को मैं डेल्टा क्यू से पुट कर रहा हूं, निकाय द्वारा प्रवेश पर किए गए कार्य, प्रवेश पर किए गए कार्य, और उस किए गए कार्य को हम डेल्टा W से पुट कर रहे हैं, तथा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, इसको हम डेल्टा U से पुट कर सकते हैं, के योग के बराबर होती है, बराबर होती है। तो हमारे पास में एक उष्मागतिक निकाय है, उस उष्मागतिक निकाय को यदि हम उष्मा देंगे तो वह जो उष्मा है वो दो कार्यों में काम में आएगी। एक तो जो निकाय है उसकी जो गैस है वो क्या करेगी, प्रवेश के खिलाफ काम करेगी, तो कार्य में खर्च हो जाएगी।
शेष जो हिस्सा है वो उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर देता है, आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी कर देता है। तो यही हमने लिखा है कि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उस निकाय पर प्रवेश के द्वारा, उस निकाय के द्वारा प्रवेश पर किए गए कार्य तथा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन या आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होता है। क्लियर? इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि ये जो डेल्टा यू है, जिसे हम आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कह रहे हैं, ये जब प्रक्रम होता है, उष्मा देते हैं, तो उस उष्मा के प्रारंभिक और उस निकाय की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर ही निर्भर करता है। एक बार इसको फिर से सुन लीजिए कि आंतरिक ऊर्जा का मान प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता। पथ पर निर्भर नहीं करता, इसलिए इसको हम दूसरी फॉर्म में, इसको डेल्टा की बजाय हम अवकलन वाली फॉर्म में पुट कर सकते हैं। यथार्थ अवकलन राशि होती है, जबकि ये दोनों जो राशियां हैं वो पथ पर निर्भर करती, इनको हम अयथार्थ अवकलन राशियां कहते हैं। तो इनको हम अवकलन के फॉर्म में पुट नहीं कर सकते। ये जो राशियां है वो पथ पर निर्भर करती है, जबकि जो आंतरिक ऊर्जा है वो पथ पर निर्भर नहीं करती। इसको भी एकदम क्लियर कर लीजिए। तो जो आंतरिक ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा पथ पर निर्भर नहीं करती, पथ पर निर्भर नहीं करती है, पथ पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात यह एक यथार्थ अवकलन राशि है। इसको हम अवकलन की फॉर्म में पुट कर सकते हैं। ये प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर ही इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। यह एक यथार्थ अवकलन राशि है, अवकलन राशि है। जबकि जो डेल्टा क्यू है वह डेल्टा जो डब्ल्यू है, इनका जो मान है पथ पर निर्भर करते हैं, पथ पर निर्भर करते हैं। इनकी जो वैल्यू है वो पथ पर डिपेंड करती है। इसलिए डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा क्यू को हम इसी फॉर्म में पुट करेंगे। ये यथार्थ अवकलन राशियां होती है। देखो, यथार्थ अवकलन राशियां और यथार्थ अवकलन राशियां की अवकलन की फॉर्म में जिसको हम पुट करने योग्य राशियां लेते हैं तो वो है यथार्थ अवकलन राशियां, जो कि यहां पर आंतरिक ऊर्जा है। तो यहां पर जो आंतरिक ऊर्जा है उसको हम अवकलन की फॉर्म में यदि पुट कर दें तो इसे क्या लिखा जा सकता है? देखिए, इस स्थिति में गति का प्रथम नियम, गति का जो प्रथम नियम है इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस फॉर्म में पुट किया जा सकता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये हमारे पास में है, आ गया है उष्मागतिकी का प्रथम नियम का गणितीय रूप। ये हम बार बार यूज में लेंगे इस चैप्टर में, तो इसलिए इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, दिमाग में इसको फिट बैठा लीजिए। डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इससे डेल्टा डब्ल्यू को हम पी डेल्टा वी भी पुट कर सकते हैं, वो अलग अलग सिचुएशन के अंदर इसको हम पुट करेंगे। फिलहाल जो उष्मागतिकी का, ये किसका है? गतिकी का नहीं है, उष्मागतिकी का प्रथम नियम है ये। क्लियर? उष्मागतिकी का प्रथम नियम। क्लियर? अब देखिए, इस नियम के अंदर हम इस उष्मा कार्य तथा आंतरिक ऊर्जा का चिन्ह कब धनात्मक लेंगे, कब ऋणात्मक लेंगे, तो इनके लिए हम एक बार चिन्ह परिपाटी समझ लेते हैं कि इनका चिन्ह कब धनात्मक लेंगे, कब इनका चिन्ह ऋणात्मक लेंगे। तो देखिए, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, इस चिन्ह परिपाटी का भी काफी महत्वपूर्ण रोल है। जो डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू का मान है, जैसे मैं एक टेबल बनाकर आपको यहां पर समझा देता हूं।
यहां पर हम एक टेबल बना रहे हैं। इस टेबल के अंदर हम डेल्टा क्यू की, डेल्टा यू या डी यू की और डेल्टा डब्ल्यू, इन तीनों के चिन्ह लेंगे। और इन तीनों के चिन्ह देखिए धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। देखिए इसका चिन्ह धनात्मक कब होगा, डेल्टा क्यू को हम पॉजिटिव कब लेंगे। देखो उष्मागतिक निकाय को जब उष्मा दी जाती है, निकाय को उष्मा देने पर, निकाय को उष्मा देने पर जो डेल्टा क्यू है इसको हम धनात्मक लेंगे। इसको क्या लिया जाएगा, धनात्मक लिया जाएगा। निकाय को उष्मा देने पर, निकाय को उष्मा देने पर हमारे पास में कोई निकाय है, जैसे ये कोई निकाय है और इसको हम उष्मा दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमने उष्मा दी तो इस स्थिति में जो डेल्टा क्यू है वो धनात्मक होगा। डेल्टा क्यू क्या होगा, धनात्मक। अब इसके ताप में वृद्धि भी हो जाएगी। ताप में जब वृद्धि होती है तब हम इसको हम धनात्मक लेंगे। ताप में वृद्धि होती है तो ताप में वृद्धि होने पर, ताप में वृद्धि होने पर, वृद्धि होने पर डेल्टा यू का मान धनात्मक लिया जाएगा। क्लियर। इसके साथ में इसमें प्रसार भी होता है, ये ऊपर की ओर फैल जाएगी, प्रसार होता है, तब जो कार्य है उसको भी हम धनात्मक लेंगे। कार्य को हम क्या लेंगे, धनात्मक, जब निकाय में प्रसार होता है। जब निकाय में क्या होता है, निकाय में प्रसार होता है, अर्थात आयतन में वृद्धि होगी। आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी। प्रसार होने का मतलब है कि जो निकाय है उसके आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये क्लियर कर लीजिए आप। अब देखिए दूसरी जो स्थिति है वो क्या हो सकती है कि जो निकाय है वो उष्मा उत्सर्जित करेगा। उस स्थिति में जो डेल्टा क्यू है उसको हम लेंगे ऋणात्मक। डेल्टा क्यू को क्या लिया जाएगा, ऋणात्मक। निकाय द्वारा उष्मा उत्सर्जित करने पर, निकाय द्वारा उष्मा उत्सर्जन से, उष्मा उत्सर्जित करने पर, निकाय जब उष्मा का उत्सर्जन करता है तो डेल्टा क्यू को हम लेंगे ऋणात्मक, नेगेटिव लेंगे। अब देखिए डेल्टा यू है, इसको हम ऋणात्मक एक स्थिति में कब लेंगे, जब ताप में वृद्धि होती है तो धनात्मक, और ताप में कमी होने पर, ताप में कमी होने पर, ताप में जब कमी होगी तो डेल्टा यू का मान हम लेंगे नेगेटिव में। क्लियर। अब देखिए यहां पर जब निकाय में संपीड़न होता है या आयतन में कमी होती है तब डेल्टा यू या डेल्टा डब्ल्यू को ऋणात्मक लेंगे। निकाय में संपीड़न में, निकाय के संपीड़न में, निकाय का जब संपीड़न होता है तब डेल्टा यू को हम ऋणात्मक लेंगे या आयतन में यहां पर कमी होती है। तो ये हमने बताई है उष्मागतिकी में प्रयुक्त जो राशियां हैं उनका चिन्ह कब धनात्मक लिया जाएगा, कब ऋणात्मक लिया जाएगा। आ गई बात समझ में। देखो यहां पर इनको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। एक बार देखो फिर से ध्यान देंगे, जब हम निकाय को उष्मा दे रहे हैं, बाहर से उष्मा दी जा रही है या निकाय द्वारा उष्मा ली जा रही है, तब तो कार्य आएगा, डेल्टा क्यों आएगा, धनात्मक। इसका मतलब है निकाय द्वारा उष्मा लेने पर या निकाय को उष्मा देने पर, फाइनली निकाय द्वारा उष्मा ग्रहण की जा रही है, तब तो डेल्टा क्यू को हमारे को क्या लेना है, धनात्मक लेना है। और जब निकाय उष्मा का उत्सर्जन करता है, निकाय प्रवेश में उष्मा को छोड़ता है, तब उस स्थिति में डेल्टा क्यू को हम लेंगे ऋणात्मक। अब है डेल्टा यू का चिन्ह धनात्मक कब होगा, जब जो निकाय है उसकी टेम्परेचर में वृद्धि होती है, ताप में वृद्धि होती है, तब इसका मान धनात्मक, और ताप में कमी होने पर डेल्टा यू का मान ऋणात्मक लेंगे। और अंत में आप देखिए कार्य के बारे में कि जब कार्य धनात्मक है, इट मीन्स निकाय में प्रसार हो रहा है, निकाय के आयतन में वृद्धि हो रही है, निकाय द्वारा प्रवेश पर काम किया जा रहा है। निकाय द्वारा किस पर काम किया जा रहा है, प्रवेश पर, तो वो फैल रहा है, प्रवेश पर काम किया जा रहा है।
और अंतिम है यहां पर डेल्टा डब्ल्यू ऋणात्मक होगा जब प्रवेश के द्वारा निकाय पर काम किया जाता है, आयतन में कमी आती है या संकुचन होता है। क्लियर, संपीड़न संकुचन होता है। तो ये हमने दिखाई है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में प्रयुक्त राशियों के लिए कुछ चिन्ह परिपाटी। अब यहां पर हम बात करेंगे थोड़ी सी कि ये जो ऊष्मागतिकी का पहला नियम है इसकी कुछ सीमाएं हम देख लेते हैं, कुछ कमियां हम यहां पर देख लेते हैं। अब यहां पर हम देख लेते हैं इस नियम की कुछ सीमाएं, कुछ कमियां। देखिए विद्यार्थियों, कुछ कमियां सुन लीजिए कि इस नियम की सहायता से हमें यह पता नहीं चलता कि ऊष्मा का स्थानांतरण किधर से किधर हो रहा है, कौन सी दिशा में हो रहा है, अर्थात निकाय से प्रवेश में हो रहा है या प्रवेश से निकाय में ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। इसके बारे में कोई जानकारी ये नियम नहीं देता है। हमें यह भी नहीं बताता कि ऊष्मा का जो स्रोत है या जो निकाय है वो ठंडा है या गर्म है, इसके बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो देखिए कुछ कमियां हैं, उन कमियों को मैं आपके सामने रख देता हूं। पहली कमी देखिए, इस नियम की सीमाएं, नियम की सीमाएं। पहली देखिए कमी कि यह नियम ऊष्मा स्थानांतरण की दिशा को व्यक्त नहीं करता। यह नियम ऊष्मा स्थानांतरण, ऊष्मा स्थानांतरण की दिशा के बारे में नहीं बताता, बारे में नहीं बताता है। इसका मतलब क्या है समझ लीजिए कि जैसे निकाय है, यह हमारे पास में कोई ऊष्मागतिक निकाय है और इसके चारों ओर का जो भाग है इसको हम कह रहे हैं प्रवेश। तो ऊष्मा है वो निकाय से प्रवेश में जा रही है या प्रवेश से निकाय में जा रही है, इसके बारे में ये जो नियम है वो हमें कोई जानकारी नहीं देता। इसका मतलब ये हुआ है कि जो ऊष्मा का स्रोत है, ऊष्मा के स्रोत के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं मिलती। ऊष्मा का स्रोत ठंडा है या गर्म, ठंडा या गर्म है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता है, कोई जानकारी नहीं मिलती, इस नियम की सहायता से हमें नहीं मिलती है। अब देखो इसके साथ में हमने इस नियम के अंदर ये पढ़ा है कि डेल्टा क्यू है वो डेल्टा डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होता है, ये नियम हमने देखा है। तो इस नियम के अंदर जो ऊष्मा है वो संपूर्ण जो हिस्सा है उसका सतत रूप से यदि हम ऊष्मा मिलें तो वो कार्य में परिवर्तित हो सकती है, इसके बारे में भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। कि निकाय को, ऊष्मागतिक निकाय को सतत रूप से ऊष्मा देने पर यांत्रिक कार्य में कन्वर्ट नहीं हो सकती, संपूर्ण ऊष्मा यांत्रिक कार्य में परिवर्तित नहीं हो सकती, इसके बारे में भी इस नियम के द्वारा कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें आपने ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के बारे में देखा, समझा। आज की इस वीडियो में इतना ही। विद्यार्थियों यदि आपको हमारे YouTube चैनल से हस्तलिखित नोट्स यदि प्राप्त करने हैं तो आप इन नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, क्लास जरूर लिखें। इन नंबर पर व्हाट्सएप करके हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है, लिंक है BCS बेसिक फिजिक्स, BCS बेसिक फिजिक्स। इस लिंक पर जाकर आप हमारे YouTube चैनल के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। क्लियर?
आज के इस वीडियो में इतना ही। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो मेयर रिलेशन पर आधारित होगा। सीपी, सीवी और आर के मध्य हम संबंध फाइंड आउट करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।